बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और बलूचिस्तान के संघर्ष की बात को पहुँचाने का दुनिया तक कोशिश की। और इसी बीच में बताना चाहता हूँ, जो हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करने का प्रयास कर रहे थे, इस समय फ्री पीओ के बलूच सिंध पूरे देश में नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पे यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूरी दुनिया भर में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे पास, मुझे लगता है क्योंकि जब हमने इस विषय की जब भी हम बात करते हैं तो शायद पॉलिटिकल पार्टियां बोलने से बचती हैं, लेकिन कुछ ही देर में हमारे बीच में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह जी पहुंचने वाले हैं। वो आएंगे और इसी विषय पे आपसे बात करेंगे। मैं अब जनरल बख्शी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आप लोगों को संबोधित करें। देखिए साहब, बात ऐसी है कि छतों पे चढ़ चढ़ के पाकिस्तान के नुमाइंदे चीख चिल्ला रहे हैं बरसों से, कश्मीर हाय हाय मर गए मर गए, हिंदुस्तान की फौज ने कत्लो गारत कर रखा है, वहां असमत लूटी है, ये किया है वो किया है। तो मतलब हम लोग हैरत से देखते थे कि बात क्या हो रही। कश्मीर में जो भी देखिए ऑपरेशन चले हैं, कुछ अच्छी किस्मत मेरी थी कि शुरू से लेके आखिर तक मैं वहां पे रहा, ठीक है। और वॉलंटियर होके पहली बार गया था, उसके बाद एज्यूम किया गया कि बख्शी साहब वॉलंटियर, और जहां बोले साहब यहाँ पे ज्यादा दर्जे हरारत है तो मुझे भेजा गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कोई 380 नीचे गाड़ के आया हूँ जमीन के। देखिए, कश्मीर में लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई। भारत एक सेक्युलर देश है, इसका मतलब हम सब लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कुछ भी और बाद में, सबसे पहले हम भारतीय हैं। सो आपके पास जो 14 करोड़ मुसलमान भाई हमारे हैं, जब आजादी का वक्त आया तो उन्होंने अपने पांव से वोट दिए, अपने पांव से वोट दिए। वो पाकिस्तान में नहीं गए, और जो गए उन बेचारों का बुरा हाल है, उनको मुहाजिर बोला जाता। जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट खड़ी करी थी, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, वो बेचारे वहां जाके मुहाजिर, मुहाजिर क्या लफ्ज है, रेफ्यूजी, मतलब 68 साल के बाद भी वो रेफ्यूजी है और बेचारे बुरे हाल है उनके। तभी वहां कराची में आज के दिन वहां कत्लो गारत हो रहा, और वो लोग वहां बेचारे रेफ्यूजी बन के गए, यू सी। और जो यहाँ रहे वो इसलिए रहे कि वो हमारी जमहूरियत में विश्वास रखते थे। एक सेक्युलर, जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सुभाष चंद्र बोस में, तो उसमें सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे भारतवर्ष के लिए लड़ रहे थे। और ये जो पूरा जो है, ये जो पूरा सिलसिला जो तोड़ा, ये पाकिस्तान ने अंग्रेजों के साथ मिलके साजिश रची। पाकिस्तान जो लोग हैं आज, जिन्ना साहब इस साजिश के सबसे बड़े उसके भागीदार थे। तो फैक्ट ये है कि अगर आज हम कश्मीर वादी के 5 बिलियन जो मुसलमान लोग हैं वहां पे, उनको इस बुनियाद पे जाने दें कि साहब हम मुसलमान हैं, वहां नारे क्या लगता है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस टाइप के नारे वहां लग रहे हैं। तो साहब अगर आप, और वो ISIS के झंडे फहरा रहे, तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को आप अगले जहाज में बिठाइए, एक तरफा टिकट दीजिए और बोलिए आप उधर तशरीफ ले जाए। सैयद अली शाह गिलानी साहब को पाकिस्तान का इतना शौक है, तो बेचारे मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं, एक बलूच भाई है, एक हमारा पख्तून भाई है, उससे जरा पूछे ना वो क्यों दुखी है।
उनकी अत आ चुकी है वहां पे, जिस तरह उनको ट्रीटमेंट मिला है उनकी बस हो चुकी है, इसीलिए वो लड़ रहे हैं, वो फौजें खड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और यहाँ के तबका एक अजीब है साहब, कि अगर भारतवर्ष की फौज ऐसे लोगों से लड़ रही है, अब देखिए 80,000 AK-47 राइफलें हमारी फौज ने पकड़ी है जम्मू कश्मीर में, मतलब कितनी और भेजी गई मुझे नहीं मालूम, 80,000 तो हमारे कोतों में पड़ी है जो हमने वहां से पकड़ी। तो मैं आपसे पूछता हूं, AK-47 राइफल क्या पेड़ पे उगती है, वो सेब के पेड़ों पे उगती है, बगीचे बागानों में उगती है, कि वहां 80,000 राइफलें आ गई? ये सब पाकिस्तान की तरफ से है, सब पाकिस्तान की ISI ने भेजा है। गफलत, गदर, ना चैन से जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। आप अफगानिस्तान के लोगों से पूछो, वो दुखी है जितना उस देश का बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान की वजह से। उनकी आधी आबादी बेचारी रेफ्यूजी कैंपों में पड़ी, पूछो उससे, आपको वो अपने दिल की बात बताएगा जितना दर्द है। और वो बहुत प्राउड लोग हैं। खुद मेरी जो फैमिली है, मैं बताना चाहता हूँ, पीरदादर खान से है, पेशावर के पास से। हम लोग भी आपका वो अफगान तुर्रा लगा के शादियों में जाते थे, ठीक है। तो हमारी बहुत अच्छी मेरी जान पहचान है वहां पे अफगानिस्तान के लोगों से, और वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं। और जैसा उनका हाल किया है उस देश का, वो वही बता सकते हैं आपको, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हाल किया। और पाकिस्तान की असलियत, वो जो पर्दाफाश करना है, वो आपको बलूच और वहां के जो हमारे अफगान जो पठान भाई हैं, वो आपको बताएंगे असलियत क्या है, वो असलियत क्या है। ये तो देखिए साहब असलियत है। और यहाँ पे एक तबका है लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रेस हमारी, यू नो, जो हमारे साहब सिवाय गालियां दे दे के भारत की फौज को किस लिए गाली साहब कि ये लड़ रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, नार नार वहां लगी हुई है। अरे साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी फौज बड़ी सीधी संभली हुई फौज है। जो भी लड़ाई हमने 20-25 साल लड़ी है जम्मू कश्मीर में, हमने केवल स्मॉल आर्म्स इस्तेमाल किए हैं, केवल स्मॉल आर्म्स, राइफल, स्टैंड, मशीन कार्बाइन और LMG के ऊपर हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आम आवाम को कोई नुकसान पहुंचे, उनको कोई तकलीफ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो थे, हमने केवल ये इस्तेमाल किया है। जरा वो जो बलूचिस्तान से आए हैं, वो आपको अभी बेचारे बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन जो कह गए थे उसकी गूंज इस देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। तोपें इस्तेमाल करी है, तोपें इस्तेमाल करी है, टैंक इस्तेमाल करे हैं, F-16 जेट फाइटर इस्तेमाल करे हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है ज़र्ब-ए अज़्म, उसके घर में, उसके घर के आसपास, वहां से 6 लाख लोगों को उठा के घर से पटाके बाहर पटक दिया। और अब वो 6 लाख में बात कर रहा हूं कि तकरीबन कोई 5 महीने पहले की बात है, अब 1 मिलियन वो बता रहे हैं आज के लिए। 1 मिलियन वहां के जो लोग हैं वो घर से बेघर करके उठा के बाहर पटक दिए कि बिल्कुल खाली कर दो साहब। तो ह्यूमन राइट बाद की बात देखी जाएगी, पहले तो घर से दफा हो। अपना आप इमेजिन करें, आप अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपको फौज आए, बोले उठाओ अपना सामान, उसकी बांधो गठरी और आउट, दफा हो जाओ। गर्मी के महीने में जो बेचारे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, ठंडे में, उनको आप मैदानों में भेजे, तंबू लगा दे, ना उसमें पंखा, ना उसमें AC, ना एयर कंडीशनर, तो आप भूल ही जाए, पंखे नहीं है वहां पे, और सारी की सारी फैमिलियां सड़ रही है, ना पानी मिल रहा, ना कुछ हो रहा, और आपके घरों पे वो बॉम्बिंग की प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तान की एयरफोर्स। जो घर नहीं बम मानता, बुलडोजर आके वो पूरा घर गिरा देता, पूछो उससे। हमने कभी ऐसा, आपने कहीं सुना है कि टैंक तो हम लेके गए हैं कश्मीर के अंदर? हमारे पास टैंकों की कमी है क्या? हमारे पास हमारी हवाई फौज 2 गुना ज्यादा बड़ी है पाकिस्तान की हवाई फौज से। हमने एक इस्तेमाल फाइटर जेट इस्तेमाल किया, गाली सारी हमको है, गाली सारी हिंदुस्तान की फौज को। हिंदुस्तान की फौज हाय हाय मर गए, मार दिया, जालिम जलील क्या है। वो देखो बेचारा अजमल अमीर का सब बिरयानी मांग रहे हैं, बेचारे को बिरयानी नहीं मिल रही। बिरयानी मांग रहा है साहब, उसको बिरयानी नहीं दे रहे हो, कैसे कमीने लोग।
और ऐसी मोहतरमा हमको कई बारी मेरे को आरएसएन को हमको मिल जाती है जहाँ हम वो कभी टीवी डिस्कशन हो रही होती है, तो मैंने बोला मैडम आपने देखा कि उसने क्या किया, हमने तो उसको, हमारा जुल्म ये है कि हमने बिरयानी नहीं खिलाई। अरे वो AK-47 लेके आपके छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पे गया और ताबड़तोड़ बेचारे औरतें बच्चे बूढ़े जो भी है तड़ 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 करके मारा। देखिए जो आपका लड़ाई का तरीका है वो दिखाता है कि आपका वजूद क्या है, आप किस किस्म के इंसान है। जो बहादुर आदमी है, जो दलेर आदमी है, वो सामने खुले आके लड़ता है, छाती खोल के आके लड़ता है तलवार लेके, वो इस तरह के काम नहीं करता। और कुरान शरीफ में साफ लिखा है, मेरे भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई यहाँ बैठे, वो कोई मेरे को बोल दे अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। एक भी मासूम का कत्ल, ये कुरान शरीफ के अल्फाज है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जो अजमल अमीर कासम आया, जो वो रेलवे स्टेशन पे फायर खोल रहा है, जो जवेरी बाजार में आप बम लगा रहे हैं, उससे क्या होता है? इसी तो ये जो कहानी अभी तक थी वो यही थी कि साहब बस भारतवर्ष की एक फौज है जो जल्लाद फौज पूरी दुनिया की, वो कहीं आके यहाँ तंग कर रही है बेचारे कश्मीरियों को जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान। अरे साहब आज 5 बिलियन लोग जो कश्मीर वादी के हैं, सबसे पहले वो केवल 5,000 से 10,000 किलोमीटर का जो वर्ग का एरिया है, वो आवाज इतनी, क्योंकि कई लोग वहां पे जोर से चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज को लद्दाख की आवाज माना गया है। लद्दाख के लोग बौद्ध हैं, वो मर जाएंगे इसके पहले कि वो पाकिस्तान जाए, आप समझे। और जो कारगिल के लोग शिया है बेचारे, वो तो अपने कान पकड़ लेंगे पाकिस्तान का नाम लो, बोले साहब हम घर जा रहे हैं, हमको दिल्ली जाना, हमको पाकिस्तान नहीं जाना। और जम्मू के लोग, मैं जम्मू के में पैदा हुआ था, आप समझते हैं जम्मू के लोग पाकिस्तान जाना चाहते? वेक अप यार, अब रह किस दुनिया में रहे। एक मुट्ठी भर लोग वहां पे जो है वो चिल्ला, क्योंकि वो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेस में सपोर्टर बड़े अच्छे हैं। कई मोहतरमा हमारी जो है वो वहां पे बैठ के चिल्ला रहे। तो ये जो नाटक स्वांग बना है, ये पर्दाफाश हुआ, जबकि आज से कुछ 2-4 दिन पहले ये जो ट्रेलर आप सब ने देखा, क्या हो रहा है, असलियत क्या है गिलगिट बाल्टिस्तान में, असलियत क्या है पीओके में, और असलियत क्या है आज देखिए बलूच आपको बोल रहे हैं, आपको जो हमारे पठान भाई है वो यहाँ बता रहे हैं कि असलियत साहब ये कत्लो गारत चल रहा है। मैं आपको चंद एक, और ये असलियत हमको बहुत पहले मालूम थी। हम लोग यहाँ हैरत में चुप होके बैठते थे, यार गाली सब हम खाते, हम तो केवल स्मॉल आर्म चला रहे, जो तोपे चला रहा है, जो टैंक चला रहा है, जो कुचल रहा है लोगों को, टैंक 48 टन का टैंक होता है, लोगों के ऊपर से ले जाते, आदमी औरत बच्चे, चाहे पूछो उनको, आपको अलग चाय के टाइम वो कहानी सुना देंगे जो उन्होंने देखा है। वहां की बुगती ट्राइब्स, वहां की मंगल ट्राइब्स, ठीक है, और वहां की जो मर्री ट्राइब्स है, उनका क्या हाल किया है पाकिस्तान की फौज ने, वो आपको पता चलेगा। अकबर खान बुगती कौन है, कहां है वो, आज मार डाला गया उसको, ठीक है। सारे अताउल्ला मेंगल बेचारे किधर है, पूछो उनसे। वो जो जुल्म है वो जुल्म नहीं है, जुल्म केवल तब होता है जब हिंदुस्तान की फौज आपको बचाने के लिए लड़ने जाए। अरे मैं वहां टूरिज्म के लिए गया हूं क्या? आपने मेरे टूरिज्म के लिए थोड़ी ना भेजा है उधर पे। तो देखिए अब ये पर्दाफाश हो चुका है। तो मैं आपको बताऊं जो हम बहुत पहले से जानते हैं, 1965 की 50वीं वर्षगांठ अभी खत्म हुई है। किस लिए ये लड़ाई शुरू हुई साहब? 10,000 ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर पंजाबी वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में भेजे कि अल्जीरियन स्टाइल रिवोल्ट शुरू कर देंगे, और पूरी साजिश थी, पूरी चाल थी। उसके पहले जो मोए मुकद्दस था, हजरत जी का जो उनका जो बाल था वहां हमारी मस्जिद में, वो चुरा लिया ताकि लोगों को गुस्सा आए, और सारा वो भी नाम दो, थैंक गॉड इंडियन आर्मी का नाम नहीं लिया उस वक्त, लेकिन ये भारतवर्ष ने चोरी कराई, ये कराया, वो कराया, गदर फैलाया वहां पे। तो ये लोग बड़े खुश हुए कि साहब कश्मीर में तो आग लगी हुई है, वहां के लोग जो है, अरे वहां कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ठेकेदारी चाहिए, वो पूरी मार्केट की पॉलिटिकल फैमिली, उनको नहीं पसंद की ये फैमिली, उसके बदले परिवारवाद, तो परिवारवाद है, तो दूसरे परिवार आ रहे हैं टपक टपक के वहां। तो इसी उन लोगों ने उस वक्त ये जो है ये गफलत का दौर जो है वहां पे शुरू किया था। कहने की मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आज आप ये जो 5 बिलियन हमारे मुसलमान भाई हैं वादी के,
उनको उदारवाद जो हमारा यहाँ है ना, एक मेरे को बोले साहब अगर वो जाना चाहते हैं तो आप जाने क्यों नहीं देते, आप इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं, हम क्योंकि वो मेरा देश है, क्योंकि वो मेरा मुल्क है, इसलिए नहीं जाने दे सकते। और आज आप उनको जाने दें तो कल के आप आजमगढ़ के लोगों को बोलेंगे भैया तुम भी जाओ, अच्छा जो सुल्तानपुर के लोग हैं, सहारनपुर के लोग हैं, ये सब जाए, कल हैदराबाद जाएगा, परसों कुछ और जाएगा, फिर वहां कर्नाटक केरला में भी बेचारे हैं। अरे उन सब ने आपको अपने पांव से वोट दिया 1947 में जबकि आजादी हुई, बंटवारा हुआ कि साहब हम यहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ पे लोग हैं कि नहीं साहब आप जो है वो उस तरफ चलो, वो बहुत अच्छा है। तो आप सैयद अली शाह गिलानी की तरह आपको भी एक वन वे टिकट मिलनी चाहिए ताकि आप जाके उनसे मिले, उनसे पूछे, फिर जरा 10 साल के बाद आप जब वापस आना चाहेंगे वी विल नॉट गिव यू योर टिकट, उस वक्त खुद खरीद के आनी पड़ेगी टिकट आपको। तो ये जो असलियत है मैं बता रहा हूं कि हमारी फौज ने देखी हुई है। जब हम लोग कमीशन हुए, मैंने आपको बताया 65 में क्या हुआ, इन्होंने 10,000 इन्फिल्ट्रेटर भेजे, वो सब के सब पंजाबी थे। जब वो हमारे गहरे में 1 अगस्त 1965 को उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू करी थी, 5 अगस्त तक हमारे गहरे एरिया में आ गए हैं। और वो जाके वहां के कश्मीरी को बोलो काका इत्थे आ तो वो इत्थे आ वाला उसने आके पहले फौज को बताया कि एक पंजाबी में बात कर रहा है उधर पे। तो हमारी फौजें गई और वो सारे के सारे जो घुसपैठिए ऑपरेशन जिब्राल्टर 7, 8, 10, 12 दिनों में घेर घूर के मार मूर के हाथ खड़े कर दिए थे आधों ने, बाकी भाग के पार। गफलत कहां से शुरू होती है? हमेशा पाकिस्तान से। ना जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। 65 में इन्होंने ये शुरू किया और इसका अंजाम इनको जाके मिला 1971 में। और क्या हमने लड़ाई शुरू करी 1971 में? जी नहीं साहब, इन्होंने इलेक्शन करी। इलेक्शन में मैक्सिमम वोट किसने जीते? मुजीबुर रहमान और उसकी बांग्लादेशी पार्टी ने, जो वहां थी ईस्ट पाकिस्तान में। इन्होंने बोला किसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर? किसी भी तौर तरीके के साथ मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो वहां क्या बोले साहब, एक बंगाली कैसे बन सकता है? ये तो बंगाली, ये बलूच है, ये पठान है, ये नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं पाकिस्तान में, पंजाबी आते हैं टॉप पे। केवल पंजाबी बन सकता है या उर्दू बोलने वाला जो है वो वहां बन सकता है। उन्होंने बताया आपको कैसे ये जबान, गलत जबान अगर आप नहीं, थोपी गई है एक जबान कई लोगों के ऊपर। फिर साहब वहां पे जनरल टिक्का खान साहब को भेजा गया ईस्ट पाकिस्तान में एक दमन चक्कर चलाने के लिए। अच्छा ये लोग वोट, ये अपना वोट का हक चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बताओ जरा, टीच देम अ लेसन। और जनरल याया खान जो उस वक्त पाकिस्तान का तानाशाह था, उसने टिक्का खान को चुन के बेचा, जिसको आज तक इसका नाम दिया जाता है द बुचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कसाई। 1 करोड़ रेफ्यूजी, आप जानते हैं उस वक्त हम लोग फौज में भर्ती हुए थे, मैं 1971 की बात कर रहा हूं। हमको अपनी कमीशन मिली थी 14 दिसंबर 1971 को। लड़ाई के बादल देख के हमको 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेनिंग, बोला काफी ट्रेन हुए हो बख्शी साहब, तुम लोग चलो। अब ट्रेन में बिठाया, 10 दिन दिए मम्मा पापा को देखने, और सीधा सिलीगुड़ी उतर के बांग्लादेश के अंदर। तब ये लड़ाई का हाल शुरू हो। लेकिन ये लड़ाई हुई क्यों, मैं याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान की फौज ने ऐसा दमन चक्कर चलाया, जो आज ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो वजूद की बात कर रहे हैं, ऐसा दमन चक्कर चलाया बांग्लादेश में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी बात मत सुनिए। वो बोले साहब बख्शी साहब पता नहीं पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है, उनको गुस्सा आता रहता है, 24 घंटे नाक में गुस्सा रहता है पाकिस्तान को लेकर, रहता है बिल्कुल, क्योंकि यह वाहियात मुल्क है, वाहियात मुल्क। ना खुद चैन से जिएंगे ना किसी और को जीने देंगे। इन लोगों ने साहब वहां जो चला, 1 करोड़ रेफ्यूजी बांग्लादेश से बेचारे हमारे देश में। उस वक्त जय बंगला नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, सबकी आंखें लाल होती थी और खूब पानी आनी गिरना शुरू होता था। वो कहते साहब ये महामारी का लक्षण है, क्योंकि बड़ी लड़ाई होने वाली। और उस वक्त वो आपको गिद्ध उड़ते दिखते थे आसमान। और इन्होंने वहां पे कोई 3 बिलियन जो है वहां पे मार डाले इन लोगों ने। 30 लाख बांग्लादेश के लोग मार डाले। ह्यूमन राइट आप भूल दीजिए, they were just killed। जाके यूनिवर्सिटी से निकाले स्टूडेंट्स को मार डाला, यहाँ वो टॉर्चर करके मारा। और एक
1 million women were raped in Bangladesh. ये हाल इन्होंने वहां पे किया। जब 1 करोड़ रिफ्यूजी हमारे यहाँ आ गए, हमारी इकोनॉमी उस वक्त वैसे प्रॉब्लम थी, तभी अभी अभी ये हाल में ही हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं तो हमारे भी सारा खाना अमेरिका से आया करता था, वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था हमारा भी, PL 480 चलता था उन दिनों। आज देखो इज्जत हमारी बढ़ गई है कि हम अपना खाना खुद उगाते हैं और औरों को भी देते। तो उस वक्त जो था साहब, ये जब इनको इतना खाना देना पड़ा, तो तब मैडम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बुलाया, तब फील्ड मार्शल तब हमारे जनरल सैम मानेकशॉ, उन्होंने बोला सैम बहुत हो गया, अगर इतना 1 करोड़ लोगों को हमको फ्री फंड का खिलाना पड़े सालों साल अगले, तो हमारी तो इकोनॉमी ऐसे बैठ जाएगी। आई वॉन्ट यू टू गो इट, खत्म करो ये तमाशा, बहुत हो गया। तो उसने बोला मैडम दैट मीन्स वॉर। शी सेड आई डोंट माइंड, आई कुडंट केयर लेस, हो जाए तो हो जाए यार, अब बहुत हो गया। देखिए हमको ना धकेल के इस स्टेज पे लाया जाता है कि इतना तंग करेंगे कि तुम लड़ोगे। तुम जो अपने आप को अहिंसावादी और क्या क्या वादी, सत्यवादी, ये सब जो बोलते हो, कि हम तो साहब केवल धरने करते हैं, हम तो साहब केवल सत्याग्रह करते हैं। आपको इस कगार तक लाएंगे कि आप लड़ने पे मजबूर हो। और फिर हम लोग जब लड़े तो साहब 14 दिन लगे पाकिस्तान की फौज को। ये आज उनके बड़े हुकार भर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, आओ लड़ो आओ लड़ो। अरे हम लड़ेंगे अपने टाइम पे, तुम्हारा कैलेंडर थोड़ी ना चलेगा। हम जब लड़ेंगे साहब तो 100 सुनार की 1 लोहार की हो जाएगी। और ये है कि तुम हमको आज और वो अच्छा भैया वो चोंचलेबाजी बोलते हैं ना कि ऐसे करके, ऐसे का जवाब ऐसे नहीं होता, वो मुट्ठी भर के मुंह पे पड़ता है उस वक्त। और और हमने देखा अगस्त के महीने में कि राहिल शरीफ साहब और पाकिस्तान की फौज मतलब ऐसे हो रही कि आओ लड़ो। हम भी सोच रहे थे बात क्या है, इतनी ये जोश कहाँ से आ गया, ये खून गर्मी कहाँ से आ गई, ये जो देश जिसके 2 टुकड़े किए थे हमारी फौज ने कुछ ही साल पहले। तो पता चला साहब कि जो चीन की फौज है, ये जरा सुनिए, जो चीन की फौज है वो जुलाई से लेकर अगस्त तक उसने बड़ा भारी युद्ध अभ्यास किया है तिब्बत के इलाके में। 1,40,000 जो फौज है उनकी, वो तिब्बत के इलाके में ट्रेनिंग कर रही है, जॉइंट एक्सरसाइज 15D, और उसके साथ उनकी एयरफोर्स वगैरह सब आए हैं। तो चीन की फौज को वहां देख के पाकिस्तान की फौज की छाती बड़ी खुल गई और वो लगे यहाँ पे LC पे फायर करने, ये करने वो करने। तो हमको भी समझ आ गया कि मंशा क्या है, कि इस वक्त हमको चोंचलेबाजी क्यों की जा रही है। तो देखिए ऐसा है, मार्च में हम जा सकते थे 1971 में, मार्च में नहीं गई भारत की फौज, क्योंकि उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ने साहब बोला मैडम मैं चोंचलेबाजी के लिए नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं तो मुझे वक्त चुनने दीजिए, लेट मी चूज माई टाइम एंड माई प्लेस, और हम तैयारी करके लड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज हुड़मती में आ गए, बहुत जोश आ गया, किसी ने ऐसे किया तो आग करके चढ़ गए, ऐसे नहीं होती लड़ाई को कोई भी फौजी जो है उसको पता है कि बहुत सारा नुकसान होगा, और अगर पाकिस्तान को लड़ाई का शौक है तो वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे टाइम टेबल पे नहीं होगा, आपके कैलेंडर पे नहीं होगा, हम उसका समय हम भारतवर्ष में तय करेंगे क्या है। और बात यह है कि ये इन्होंने बांग्लादेश में किया, ये जुर्म, ये कत्लो गारत, ये अन्याय और ये अत्याचार इन्होंने बांग्लादेश में किया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज मेरी बात मत सुनिए, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो एंटी पाकिस्तान है, तो कभी पाकिस्तान की तरफ कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं बख्शी साहब। तो आप हमदुर रहमान, जस्टिस हमदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया गया था कि साहब क्यों, क्या हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हुए, क्या बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, हाउ कैन रिलीजन बी द बेसिस ऑफ अ नेशन स्टेट। ये आपने देख लिया, ये पूरी 2 नेशन थ्योरी वहां फेल हो चुकी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1970 की दशक में, जो हम नहीं जानते, वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज ने कत्लो गारत किया है, खासकर 1974 में पूरी फौज लगा दी, कोबरा एंटी जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो भेजे गए, जेट फाइटर, तोपें,
टैंक लेके उस वक्त पहला विद्रोह हुआ था बलूचिस्तान में, और जिस बेरहमी से वो कुचला गया वो आप प्लीज उनसे पूछिए। लेकिन हमारा मीडिया को उनके लिए फुर्सत नहीं है। उनके लिए सबसे बड़े जो हैं मदर टेरेसा के बाद अगर कोई आए तो वो आए हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो इसी वही बात है, ये वहां पे हाल किया है उनका। और जो जो पश्तूनों का जो मुल्क है, आज अफगानिस्तान को उन्होंने जो है तकरीबन मुल्क को ही खत्म कर दिया था। अफगान नेशनलिज्म सबसे पुराना देश अगर साउथ एशिया में है, कंटिन्यूटी जिसकी चली आ रही है, तो अफगानिस्तान। और ये पाकिस्तान की फौज ने वो हाल किया। अब तालिबान 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 कहते हैं। तालिबान किसने खड़ी करी? मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर। प्लीज बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, पाकिस्तान आर्मी जो उस वक्त डायरेक्टर आईबी था, उसने ये खड़ी करी। पैसे दिए यूरोकॉल ने, अमेरिकन कंपनी, पैसे दिए सऊदी अरेबिया ने। और देखिए तेल के लिए मरवा दिए बेचारे ये हमारे पठान भाई वहां से। उनकी कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि साहब ये यहाँ जुर्म का। यहाँ साहब खुलेआम इलेक्शंस होती है, जिसको लोग चाहते हैं सरकार चुनते हैं। एक इलेक्शन नहीं, पिछले कई जो है सालों में, दशकों में यहाँ पे तो कोई आपकी 6-7 तो इलेक्शन हो चुकी है, जिसमें कि फॉरेन मॉनिटर्स आए, इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए, उन्होंने बोला कि साहब इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूसरी नहीं। और जो पिछली इलेक्शन जो थी उसमें 60%, कई जगह 70% वोटर टर्नआउट हुआ है। अरे साहब पहले आप अपने देश में सही इलेक्शन कर लीजिए, और जो इलेक्शन होके आता है उसको बेचारे को मुखौटा नहीं बनाइए अपने प्रधानमंत्री को, जिसके की पीछे फौज से कठपुतली की तरह नचाती है। पहले अपने देश में आप जमहूरियत लाइए, फिर यहाँ हमें जमहूरियत का लेसन और पाठ पढ़ाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1970 की दशक में बलूचिस्तान में कत्लो गारत हुआ। 1980 की दशक में जब जियाउल हक साहब आए थे, तो उन्होंने उस वक्त, आप शायद नहीं जानते होंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह हुआ। जो शिया थे वहां पे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उस वक्त एक पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर थे, बहुत अप एंड कमिंग ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, और वो उस वक्त फ्रंटियर कमांड नॉर्दर्न एरिया में वहां पे कमांडर के तौर पे थे। जियाउल हक साहब ने उनको बोला तुम स्पेशल फोर्सेस को हो, मैंने खास आपको चुन के भेजा है परवेज साहब कि आप ये विद्रोह को दबाओ, कुचल दो, ऐसा सबक सिखाओ यहाँ के शियाओं को कि पाकिस्तान के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत दोबारा नहीं करे। और उस वक्त ट्रकों में भर के वो सुन्नी ट्राइब्समैन भर के ले आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से यहाँ, और उनको साहब छोड़ दिया गया जो वहां की शिया आबादी थी। और 7 से लेके 10 दिन तक जो हैवानियत का वहां पे कत्लो गारत चला, ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। जिस तरह की ये भी मीडिया जो आपको दिखाया, ये भी कोई अभी आके इसका पर्दाफाश हुआ है असलियत का, ये वहां पे हो रहा है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कर जो रहे हैं कत्लो गारत वो उस तरफ है, गाली सारी भारतवर्ष की फौज के नाम पे। तो इसलिए अब काफी हमसे भी बहुत ज्यादा हो गया। ये मैं समझता हूं कि अब असलियत को सामने आना चाहिए। और हमारे अंदर जो देश में एक तबका है अपीजमेंट वाला, जो पिछली सरकार थी उसमें हम कई बड़े बड़े लीडरान को सुनते थे, डायलॉग इज अनइंटरप्टेबल, कि चाहे आपके हजारों भारतीय मर जाए, चाहे आपकी आधी आबादी मर जाए, डायलॉग चलती रहेगी। अरे क्यों साहब, आप जुलू कैटेगरी में हैं, आपके चारों तरफ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, आप तो बड़े सेफ हैं। बाकी भारतीय क्या हम कोई नाली के कीड़े हैं या गली के कुत्ते हैं, क्या है? जितने मर्जी भारतीय मर जाएं, मुंबई में कहीं भी मर जाएं, कुछ नहीं, डायलॉग चलती रही। क्यों चलती रहेगी, किस वजह के लिए चलती रहेगी डायलॉग? मतलब हमको ये बड़ी हैरत होती थी कि ये कॉमन सेंस को कॉन्ट्रवीन क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था 1980 की दशक में जिस बेरहमी से गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह को कुचला गया, उसकी मिसाल दूसरी नहीं है दुनिया के अंदर। और अभी तक वो दौर वहां चल रहा है। पिछले साल, इस साल कितनी वारदातें हुई कि बेचारे शिया वहां से आए, उनको बसों से निकाला गया, धर्म पूछा गया, मजहब पूछा, धड़ 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 करके गोली चला दी। सबसे पहले तो वहां के अहमदिया के खिलाफ हुआ था दमन चक्कर, फिर ये वहां के शिया गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर जो महाजिर हैं सिंध के अंदर और कराची में। तो इनकी बात क्यों नहीं की जाती?
केवल कश्मीर की बात क्यों की जाती है? क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जरा चिल्लाने में बड़े अच्छे माहिर हैं। तो साहब वो जजा के जब भी यूएन में जाते हैं नवाज शरीफ साहब, वो गली गलियारों में जाके चिल्ला चिल्ला कर वो कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब जो है दुनिया थक चुकी है, कश्मीर से कान पक चुके हैं दुनिया कि साहब आप जरा ये तशरीफ का टोकरा आप कहीं ले जाइए। ना यूएन सुनता है, ना ये वो सुनता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज पीछे से ऐसे करती है नवाज शरीफ साहब को, वो आगे जाके बेचारे कश्मीर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते। ये राग अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि ये नहीं कि केवल जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हीं के मानव अधिकार है, हमारे बलूच भाइयों के भी ह्यूमन राइट्स है, हमारे पठान भाइयों के भी ह्यूमन राइट्स है। और जब भारत सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में, तो क्यों नहीं हम इनकी बात कर सकते? और वो सही पूछ रहे हैं आपसे, आप सबसे बड़े देश हो, आप क्यों नहीं हमारी बात करते? अब हमारे जो जो हमारे क्या कहते हैं मानवीय अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है हमारे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तान ने ही ठेका ले रखा है सबसे ज्यादा अत्याचार खुद करना, और फिर लेके उंगली लेके चिल्लाते रहना भारतवर्ष के ऊपर? सारी अटेंशन इस तरफ, और हमारे मीडिया की भी अटेंशन इस तरफ। और कितनी कितनी हमारी यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन गई, कॉटेज इंडस्ट्री भारतवर्ष के अंदर। डायलॉग क्या बोलते हैं, ट्रैक 2 डायलॉग। कितने अमन की आशा की मोमबत्तियां की इंडस्ट्री खुल गई है यहाँ। जितनी मोमबत्तियां इस देश में बन रही हैं, कभी वाघा बॉर्डर पे, कभी इधर पे, कभी उधर पे। तुम्हें पता हमारे लड़के मर रहे हैं वहां पे, बेचारे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, वहां आबादी की वहां पे देखिए कितना त्रास दिया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वैसा सलूक किया जाए जैसे वो औरों के साथ कर रहा है ना। वो अगर चैन से नहीं जीना चाहते, कितनी बारी बोल दिया। देखिए मोदी जी के आने के बाद जिनको वो लोग कितना मतलब कोसते रहते हैं, उनके आने के बाद 3 बार तो प्रयास उन्होंने कर दिए ना। जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रहा था, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया कि भैया आके बात कर लो। ऐसा है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को और पांडवों को, क्या कहा था कि बोले यार देखो, लड़ाई के पहले जितना शांति के लिए जो लास्ट प्रयास है वो कर दो, ताकि उसके बाद न्याय का पक्ष, धर्म का पक्ष हमारी तरफ होगा। तो उन्होंने बोला साहब 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं, 5 गांव देंगे। बोले साहब 1 नहीं दूंगा। फिर वो बोला अच्छा ठीक है आप 1 दे दो ना। अब आपने 1 का नाम ले ही लिया, 1 देना है, 1 है सुई की नोक। उसने बोला उतनी जमीन नहीं दूंगा। तो बोले साहब अब युद्ध होगा, आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, अब अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं, और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा लगती, यही हमारी ये बुरी किस्मत है कि ये ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है। ना खुद जिएंगे, ना खुद चैन से रहेंगे, ना दूसरों को चैन से जीने देंगे। और आपने देखा कि जो कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने उस 1980 में शुरू किया था गिलगिट बाल्टिस्तान में, वो अभी तक चल रहा है। हैरत की बात यह है कि क्या आपको पता था कल तक? ये मैं पूछता हूं यहां, जिनको पता था प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए कि हमको पता था साहब ये हो रहा है। ये हमारी सरकार ने, पहली बारी इस सरकार ने ये जो है पर्दाफाश किया है, और असलियत और जो कि सत्य है, जो कटु सत्य है, वो दुनिया के सामने लाए। और खुशी की बात यह है कि ये जो वीडियो दिखाया गया था गिलगिट बाल्टिस्तान का, आपने देखा किस बेरहमी से लोगों को लातों से, घूसों से, डंडों से पीटा जा रहा था, किस तरह आदमी को उठा के ट्रक के आगे फेंका गया, किस तरह उनकी बेचारी औरतें वहां पे चिल्ला रही थी। आपने देखा वो सब, ये असलियत है। और जब वहां पे वीडियो चल रहा था, तो कर्नल शफकत साहब हैं हमारे बड़े अजीज, जो हमेशा टीवी डिबेट्स पे आरएसएन और मेरे साथ आते हैं, और दूसरे वो हु इज दैट बॉल्ड जेंटलमैन, तारिक पीरजादा साहब। नहीं साहब ये झूठ। मैं कहा साहब आप देख रहे हैं यार, अब झूठ बोल सकता है, लेकिन जो विदित है आपके सामने ट्रेलर चल रहा है, क्या हो रहा है आपके गिलगिट ऑक्युपाइड, आपके जो गिलगिट बाल्टिस्तान में, वो कह नहीं साहब ये झूठ है, ये डॉक्टर इमेजेस है। मैंने कहा यार ऐसी लात खाते हुए डॉक्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने ज्यादा लोगों को। बट ये देखिए, ये है झूठ बोलना, दे लाई थ्रू देयर ब्लडी टीथ।
अमेरिका से 21 अरब डॉलर खाए, 21 अरब डॉलर खाए, डिकार नहीं लिया। ओसामा बिन लादेन को अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 800 गज दूर, एक्चुअली 850 गज दूर था, सॉरी मैंने गलती कर दी, इट वाज 850 यार्ड्स, वहां पे मकान में सेफ हाउस में रखा। और बोले साहब हमें मालूम ही नहीं था। बड़ी हैरत की बात, अरे यहाँ था, आई डोंट नो। मुल्ला उमार कहाँ था भाई, आपसे जरा पूछे। वो भी वहीं पे उन्होंने रखा। तो जो प्रेसिडेंट हमीद करजाई साहब थे अफगानिस्तान के, एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला साहब जो हमारे अमेरिकन दोस्त हैं उन्होंने गलत देश में लड़ाई लड़ी, उनको वो पाकिस्तान में लड़नी चाहिए थी। क्यों साहब, मुल्ला उमार वहाँ, जलालुद्दीन हक्कानी वहाँ है, और उसका बड़ा भाई, उसका फादर है जलालुद्दीन हक्कानी और सिराजुद्दीन हक्कानी, दोनों वहाँ। गुलबुद्दीन हिकमतयार किधर है, वो भी उधर है, पूछिए जरा गुलबुद्दीन हिकमतयार किधर, वो सब पाकिस्तान में। और फिर जब मुल्ला उमार उनकी डेथ हो गई, 2 साल छुपा के रखा और अफगानिस्तान की सरकार को बोला हम तुम्हारी मुल्ला उमार साहब से बात करा देंगे। उनको मालूम था आईएसआई को मुल्ला उमार के बेचारों के मरे 2 साल हो चुके हैं। झूठ बोला, फरेब, मतलब झूठ तो ऐसे निकलता है जैसे कि हर मतलब कि दूसरा आदमी हैरान हो जाए, यार तुम कभी सच भी बोलते हो कि 24 घंटे तुम्हारी जबान से झूठ ही टपकता। मुल्ला उमार को आपने वहां रखा 2 साल और उसके बाद बोल दिया कि हम आपकी संधि करा देंगे, अमेरिकन से पैसे खाए। अफगानिस्तान के बेचारे जो नई सरकार आई वो भी बड़े परेशान थे कि लड़ाई का खात्मा हो, तो उन्होंने भी बोला हाँ जी, गानी साहब ने बोला कि आप बात करा दीजिए। आज जाके उन्होंने बोला कि साहब वो तो 2 साल पहले मर गया, वो तो 2 साल पहले मर गया, हमने नहीं बताया, आपने पूछा नहीं। तो ऐसा जो है माहौल, मैं समझता हूं कि व्यंग कसने के बाद अब मैं चाहता हूं कि इस देश में एक जागृति आए। और प्लीज जो हमारे लेफ्टिस्ट लिबरल जो हमारे भाई हैं उनको जरा समझाया जाए कि भाई एक तरफा आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। कितनी आवाजें आपने सुनी है हमारे टीवी पे जिन्होंने इस गिलगिट बाल्टिस्तान की कत्लो-गारत के खिलाफ आवाज उठाई, प्लीज बता दीजिए। क्या अरुंधति रॉय जी ने कोई बयान दिया? मतलब मुझे तो ऐसा साइलेंस दिख रहा है उस तबके से, उनकी आवाज नहीं निकली उसके बाद। अरुंधति रॉय, हाँ मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, सुश्री ये और सुश्री वो, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये एक तरफा क्यों? Why this one-sided this thing? ह्यूमन राइट्स केवल भारत की फौज ही करती है। ह्यूमन राइट्स केवल अजमल अमीर कसम के हैं, हाफिज सईद के हैं, जकीउर रहमान लखवी चाचा के हैं, और अब जो ये दाऊद इब्राहिम के ह्यूमन राइट्स है। और बाकी हम सब क्या हम मानव संज्ञा में नहीं आते? नहीं, आई वुड लाइक टू नो, क्या बाकी हमारा मानव संज्ञा में नहीं? अगर हम लोग यहाँ से निकले और एक वहाँ पे आईडी पड़ी हो और आपके बेचारों यहाँ से लोग यहाँ पे शहीद हो जाएं, तो वो तो मानव संज्ञा में आते नहीं। पाकिस्तान से डायलॉग आप रोक नहीं सकते, डायलॉग इज अनइंटरप्टेबल, चाहे जितनी गोली चले। बुलेट प्रूफ डायलॉग है, बॉम्ब प्रूफ डायलॉग। ये देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असलियत थी कल परसों तक की, मतलब जब अभी जो इलेक्शन हुई है अपने पिछले साल की, ये यहाँ पे डायलॉग थी। इस मानसिकता ने, इस हीन मानसिकता ने, और ये मानसिकता पैदा होती है कायरता से। When you don't want to face up to the truth, when you don't want to face up की असलियत क्या है, आप इस तरह की हरकतें करेंगे। और अब मैं समझता हूं कि देखिए अगर गीता का एक हमारे लिए जो है बहुत भारी लेसन है आज के युग में, तो वो यही है। अरे देखिए, जब हम लोग बड़ी फिलॉसफी झाड़ने में बहुत अच्छे, उत्तर मीमांसा भी यहाँ हुई और सांख्य भी यहाँ हुआ और सब ये हुआ, और हम लोग जो है ना अपने दुश्मन की तरफ से सोचना कि एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, क्योंकि शायद हमने कुछ कोई ना कोई आप अपने में वो निकाले। और ये होता है, लड़ाई के पहले इस तरह के डाउट आ जाते हैं। तभी गीता का जो पहला अध्याय है और जो पहला सीन क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन को लेके गए वहां पे, और बेचारे अर्जुन जैसे योद्धा को भी फिलॉसफी आ गई उस तरफ, यार ये तो मेरा गुरु, ये मेरा भाई, हम किस लिए लड़ते हैं? एक राजपाट के लिए, मर गया राजपाट, मैं नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे उस वक्त बोला, जो मैं आपको शायद आज याद दिलाना चाहता हूं, अगर तू नहीं मारेगा
तो ये तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ दें बेशक, आप तो दयालु हैं, आप फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, दर्शन शास्त्री हैं, आप छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। और जिस बेरहमी से वो उन लोगों के साथ पेश आया, उसको आधा चांस मिला तो आपके साथ आ गया। और आपकी इतनी बड़ी फौज नहीं होती तो अभी तक आपके भी बुरे हाल हो गए होते। उस वक्त हम पूछते कि सुश्री अरुंधति रॉय आपके लिए क्या करेगी। उसके बाद तो जमाना आ गया है, समय आ गया है। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र RSN, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, फिजा में बदली है और अब वक्त आ गया है कि हम खुलकर ये बातें करें। हम पर्दा ना डालें कि हमारे घर में शायद ये कोई किसी हमारे घर वाले ने कोई क्या कहते हैं क्राइम किया तो हम सब उसके साथ छुपाने में लग गए। अगर पाकिस्तान ने ये किया है तो ये दुनिया के सामने होना चाहिए। और एक दिन पहले जब ये वीडियो दिखाया गया, अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में बोलना था। उनकी आवाज बहुत धीमी हो गई, बड़ी दबी आवाज हो गई और बड़े उसमें थोड़े मीठे मीठे शब्द भी आ गए कि वी आर फॉर पीस, वी आर फॉर दिस, क्योंकि असलियत, प्रत्यक्ष प्रमाण वो हमारे सामने है। आपने देखा है, मैंने देखा है। और मैं अब आपसे भारतीय होने के नाते केवल ये विनती करूंगा, लेट आवर थिंकिंग बी स्ट्रेट एंड क्लियर। लेट अस बी क्लियर कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। और अगर कश्मीर के नाम पे इतना नाटक किया जा सकता है और सैयद अली शाह गिलानी साहब को इतनी प्राथमिकता दी जा सकती है, आपको और मेरे को अगर पासपोर्ट चाहिए तो मुझे साइन करना पड़ता है कि साहब मैं भारत के संविधान के प्रति आस्था रखता हूं। क्यों साहब, ये कोई यहाँ ये अपना ही एक अलग वजूद थोड़ी ना हो सकता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता एक नई कैटेगरी VVIP की। वो बोले, वो अर्नब गोस्वामी मेरा दोस्त, वो बोलता रहता है VVIP रेसिज्म, एक नई किस्म का VVIP कल्चर। जो सेपरेटिस्ट है वो इस देश के VVIP। जो सेपरेटिस्ट, आपको VVIP संज्ञा चाहिए, आप सेपरेटिस्ट बन जाइए, देश को गाली दीजिए, पाकिस्तान का झंडा फहराइए, पासपोर्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। क्यों? मेरे हिसाब से आपका पासपोर्ट वापस लेके सैयद अली शाह गिलानी का 1 वे टिकट टू इस्लामाबाद उनको चढ़ा दीजिए, मैं जाऊंगा उनको माला पहनाने उस वक्त। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जनक बख्शी सर। हमारे बीच में जम्मू